खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्लासेस, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व करा रही हूँ और ऐसी मैं 2 क्लासेस आपके ले चुकी हूँ जिसमें मैंने इस सेट ए का 2019 के क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी करा दिया है। सबसे पहले तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जाकर वो वीडियो विजिट कर लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। और आज की इस क्लास में हम फ्रेंड्स इसी सेट का सेक्शन सी करेंगे जिसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा क्वेश्चन शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू है और जो 22 क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपको इक्वेशन दी गई है बच्चों दो, जैसा कि आपको बोर्ड पर भी नजर आ रही होंगी। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 3 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। आपको इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। 2/x को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3/y को मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 1/y और इज इक्वल टू 3। उसके बाद जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए थोड़ा बात कर लेते हैं। 5/x को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 5 इंटू 1/x एंड माइनस 4/y को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/y और किसके इक्वल गिवन है बच्चों, -2 के इक्वल। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे ये करूंगी कि पुट, हम ये जो 1/x है इसको u पुट कर लेते हैं और 1/y को हम v पुट कर लेते हैं, ताकि ये जो हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन में है ना 1/x 1/y ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए, यानी कि नॉर्मल इक्वेशन हो जाए। फिर हम अपना जो एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, कोई भी मेथड यूज करके इसको निकाल पाए। तो जब आप 1/x की जगह u रखोगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 3। यही हो जाएगी क्योंकि 1/y को v पुट कर दिया और 1/x को u। इसी प्रकार ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई बच्चों आपकी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप देखिए हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना उसके कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। अब इसमें u का कोफिशिएंट 2 है और इसमें u का कोफिशिएंट 5 है। हम दोनों कोफिशिएंट सेम कैसे करेंगे कि अगर मैं 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाएगा और इस 5 की 2 से कर दूं तो 10 आ जाएगा। यानी मैं लिखूंगी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2 कि इक्वेशन सेकंड को 2 से गुना कर दो और इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास जो इक्वेशन बनकर आएगी बच्चों उनको देखना, आपके पास ऊपर हो जाएगा 10u और 5 3 15v इज इक्वल टू 3 5 15। उसके बाद नीचे जब आप करोगे 5 2 10u और माइनस में 4 2 8v और इज इक्वल टू -4। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सिर्फ एक कोफिशिएंट को हम किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी चीज अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन में करेंगे। इसीलिए मैंने 2u को भी मल्टीप्लाई किया 5 से, 3v को भी किया और 3 को भी किया। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में हमने किया। आगे देखिए, अब आपके पास जो 2 इक्वेशन आई है बच्चों हम इनको एलिमिनेट करेंगे। अगर हमारे कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं तो जो प्लस वाले हैं उनको माइनस का कर दो, जो माइनस वाले हैं उनको प्लस का, यानी कि साइन चेंज अब हम करेंगे। अब ये दोनों तो एक जैसे कोफिशिएंट है, एक जैसी चीजें और प्लस और माइनस में है तो कैंसिल हो गए। यहाँ देखो प्लस का 15 और प्लस का 8 में आप 15 ऐड करो कितना हो जाएगा 23v, यही हो जाएगा। यस, आगे देखिए, उसके बाद आप कहोगे ये 15 प्लस का है, ये 4 माइनस का था बट साइन चेंज करने के बाद प्लस का हो गया, तो ये क्या हो गया 19 हो गया। अब आपके पास v की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 19/23। जो आपकी v की वैल्यू है ना इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ताकि आप u फाइंड आउट कर सको। अब आप क्या करोगे,
इसको वैल्यू को पुट करो v को 19/23 को 2u प्लस 3v में करिए पुट v इन इक्वेशन 1। तो आप पुट करोगे तो 2u प्लस 3 इंटू 19/23 इज इक्वल टू 3, यही होगा। अब देखिए क्या कोई एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है इस टर्म में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, आप कहोगे नहीं। फिर क्या करोगे बच्चों, 2u इज इक्वल टू 3, ये 23 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में, और उधर जाएगा तो पलट जाएगा। और ये जो 3 इंटू 19 है आपका, ये नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो आपके पास आया 2u इज इक्वल टू 23/19। अब हमें ये 2 भी यहाँ नहीं चाहिए, तो आपके लिए u क्या आ जाएगा 23/19, और ये 2 इसके डिवाइड में चले जाएगा और 19 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपके पास u की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 23/9 2 18, कैरी 1 2 और 1 3, यानी 19 2 38। आपके पास v की वैल्यू आई 19/23 और आपके पास u की वैल्यू आई 23/38। बट हमें u और v नहीं निकालने थे, हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है। अब आप क्या करोगे, पुट करो इन इक्वेशंस में। जब आपको जहां u आया है, u की जगह आप पुट करोगे 19/23 और आप y की जगह पुट करोगे बच्चों, सॉरी 1/y, v की जगह आप पुट करोगे 23/38। अब क्या कीजिए, यहाँ पर इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा 19x इज इक्वल टू 23, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई 23/19। और यहां से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 23y किसके इक्वल आएगा, 38 के, और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 38/23। तो आपको x और y फाइंड आउट करने थे, जो कि आपने जब u और v की वैल्यू यहाँ रखी वो फ्रैक्शन में थी, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आपको वैसे ये जो क्वेश्चन था ये क्रॉस मेथड से सॉल्व हो सकता था, बट अभी हाल फिलहाल में जो सिलेबस हमारे लिए HBSC में दिया हुआ है उसमें क्रॉस मेथड कट है बच्चों, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस मेथड से नहीं कराया। आपकी पहले सिंपल इक्वेशन बनवाई और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से कराया, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डिवाइड में x और y को, तो आप उनको u और v लेट करके एक नॉर्मल इक्वेशन बना लेना, फिर आपको जो मर्जी मेथड आता हो। अगर उसने स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि एलिमिनेशन से निकालो, सब्सटीट्यूशन से निकालो, तो आपको जो मन करे उस मेथड से आप निकाल देना। बट अगर उसने बोला हो कि एलिमिनेशन से निकालो तो आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है। और अगर आपसे सब्सटीट्यूशन से बोला होता तो आप क्या करते, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट कर देते, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे किया। अगर नहीं हुआ हो कोई पॉइंट क्लियर तो मुझे आप कमेंट में बता देना। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 आप बोर्ड पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको उसके रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये आपके सिलेबस से कट है, आपके सिलेबस में डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। तो मैंने स्टेटमेंट जानबूझकर लिखी कि मैं इसी क्वेश्चन को आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकलवा दूंगी। इसको हम ये चीज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड छोड़ देते हैं, हम इसके रूट्स निकालेंगे यानी x की वैल्यू निकालेंगे, बट कौन से मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। वाई, क्योंकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 में क्या इक्वेशन है बच्चों, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आप सबको याद होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a, यही बोलता है। अब आप कहोगे कि मेरे पास b क्या है, a क्या है और c क्या है। बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, तो आपके पास क्या आया कि x² का जो कोफिशिएंट है ना वो आपका a है और x का कोफिशिएंट जो है वो आपका b है जो कि -6 है, और कांस्टेंट टर्म आपकी -2 ये आपकी c है। अब आपके पास a b c तीनों की वैल्यू है। इस इक्वेशन, इस वाले जो आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड से फॉर्मूला है इसमें पुट कर दीजिए,
तो आपका x क्या आएगा बच्चों, माइनस बी, और b ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ आया 6 और प्लस माइनस बच्चों b स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू ए यानी 5 और c यानी माइनस का 2, और सबके अपोन में है 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 5। आगे चलिए हम कहेंगे 6 प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20 और 20 2 40 होता है, और अपोन में आपका क्या हो गया बच्चों, 5 2 10। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 है और प्लस माइनस इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 और 4 में 3 ऐड करोगे 7 आएगा आई थिंक, अपॉन में 10। तो अब आप कहोगे कि एक तो मेरे पास रूट आया 6 प्लस रूट 76 अपॉन 10, और एक आया बच्चों 6 माइनस रूट 76 अपॉन 10। आप सबको पता है 76 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि अगर कंप्लीट होता ना तो ये नहीं कहता कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको क्या बनाओ, इसके स्क्वायर रूट निकालो, उसमें तो हम बनाते हैं उसको, ठीक है। आपके दो एक्स की जो दो वैल्यूज आई वो आपके पास ये आई है, यानी कि क्वेश्चंस जो इस बार आएंगे उनमें कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड नहीं आएगा। ऐसी आपको इक्वेशन दी जाएंगी, उसमें कहा जाएगा कि इसके एक्स की वैल्यू यानी कि रूट्स निकालो बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो कि ये होता है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या आपके पास आ सकता है कि जो मिडिल टर्म होती है ना ये वाली -6x जो है, मिडिल टर्म के फैक्टर करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड। उसमें क्या करते हैं हम, टुकड़े करते हैं कि ऐसे दो टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई -10 आए और उनको प्लस या माइनस करो तो माइनस का 6 आए। ये मेथड भी किसी न किसी क्वेश्चन में मैं सिखा दूंगी। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि आपको ऐसी पहली 40 टर्म्स का सम निकालना है जिनमें जो टर्म है वो पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल होते हो। बच्चों देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आप सबको पता है कि 6 से डिविजिबल कौन होगा, एक तो अपने आप 6 होगा, मैं एक एपी बना रही हूं यहां पर, ठीक है। फिर 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, और ऐसे पहली 40 टर्म मुझे निकालनी है, ठीक है। यानी आपको क्या क्या गिवन है वो देखिएगा। हमें गिवन है ए की वैल्यू 6 है, डी हम निकाल लेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही आएगा, यानी कि अगर वो 6 के डिविजिबल है तो हर एक टर्म में 6 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। उसके बाद आपको n की वैल्यू गिवन है कि आपको कितनी टर्म का सम निकालना है बच्चों, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, यानी हमारे पास n क्या है बच्चों, 40 है। तो उसके बाद आपको सम निकालना है। सम का फॉर्मूला सबको याद होगा, Sn से हम डिनोट करते हैं। Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आगे आप क्या करोगे, n की जगह 40 पुट करोगे, ये हो जाएगा 40/2 इंटू में 2 इंटू a कितना है बच्चों, 6 है, n-1 करोगे यानी कि 40-1 करोगे, और d भी आपका कितना है बच्चों, 6 है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये 40 कैंसिल होगा, यहाँ पे 20 बचेगा, आपके पास बाहर बचा 20। अब अंदर की टर्म्स देखते हैं, 2 6 12 हो गया, प्लस 40 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 39, और मल्टीप्लाई में 6। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 20 हमारा यूं ही चलेगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले 39 और 6 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद एडिशन। बच्चों ये गलती मत कर देना कि पहले 12 और 39 यानी 12 और 39 को ऐड कर देते हैं फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोर्ड मास अप्लाई होगा और पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, जिन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, उसके बाद ही एडिशन होगी। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 कितना होता है, 54 होता है, कैरी 5 गया, और उसके बाद 6 3 18, और 18 में 5 ऐड करो बच्चों, 19 20 21 22 और 23, तो कितना है आपका 234। इस टर्म की
जगह आपका आ गया 234। इसमें 12 ऐड कर दो क्योंकि आगे 12 है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। 4 और 2 कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। और आपका हो गया 246। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 0 तो 0 ही रहेगी। 2 6 12, कैरी 1, 4 2 8 और 1 9 और 2 2 4। ये आपका आ गया फाइनल आंसर कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6, कि ऐसी पहली 40 टर्म्स के पॉजिटिव इंटीजर का सम जो 6 से डिविजिबल हो, क्या आया? 4920। कैसे किया हमने, एक बार ध्यान से समझो। हमने पहले 6 के मल्टीपल ले लिए कि 6 से 6 डिवाइड होता है, 12 होता है, 18 होता है। ऐसे हमें 40 टर्म लेनी थी, तो हमने मान लिया कि वो लास्ट तक अपसोन मान दिया। फिर हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, एन हमें गिवन है, फॉर्मूले में पुट किया। सम निकालना था तो सम वाले में किया। अगर ए एन यानी कि लास्ट टर्म या विच टर्म निकालनी होती कि कौन सी होगी वो टर्म, तो हम ए एन निकाल देते। ठीक है, सम बोला था तो हमने सम वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। आगे देखिए, आगे कहता है 25th क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चों। क्या करना है? एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। कहता है कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसमें आपको गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी जिसकी साइड को इक्वल रेशो में यानी कि 3/4 के रेशो में वो ट्राइंगल डिवाइड कर रही है। देखो बच्चों, आपको जो ट्राइंगल एबीसी गिवन है ना इस क्वेश्चन में, उसका कोई ये गिवन नहीं है कि वो कितने सेंटीमीटर की लेंथ की है, उसकी कोई प्रोपोर्शन गिवन नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से, हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हम अपनी तरफ से सबसे पहले एक ट्राइंगल मान लेते हैं। आपको ये स्केल और कंपास की हेल्प से करना है। मैं इसको जस्ट और कैजुअली करके दिखा रही हूँ। जो चीजें मैं बोलूंगी आपको वो प्रकार की यानी कंपास की हेल्प से करना है। ठीक है, अब आपने अपनी तरफ से सबसे पहले क्या किया? एक ट्राइंगल बना ली ए बी सी, जो कि उसने बोली हुई है। क्या बोली हुई है? ए बी और सी। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जो कंस्ट्रक्ट करोगे उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हम एक एक्यूट एंगल के साथ यानी कि एक रे खींच लेते हैं। बी और एक्स मैंने मान ली कि मैंने एक रे ड्रॉ की। ये कंस्ट्रक्शन में लिखवाऊंगी क्या क्या ड्रॉ किया, अभी पहले समझो। मैंने बी एक्स एक रे ड्रॉ की और वो रे क्या है? जो कि इस बीसी के साथ ना एक्यूट एंगल बना रही है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जैसे कि 60 डिग्री का एंगल। आप अपनी कंपास लेना, प्रकार लेना, उसको थोड़ा खोल लेना, उसकी जो एक चाप है उसको 60 डिग्री के इक्वल मान कर लेट करके ऐसे प्रकार खोल के, और यहाँ पर पहले एक चाप लगाओगे यूं, और वो क्या होगी? आर्क लगाओगे 60 डिग्री की। ये हो गई आपकी एक्यूट एंगल। अब आपने जितना 60 डिग्री का एंगल माना था उतने ही कंपास को खोले हुए यहां पर ऐसे चाप लगाते जाना यानी आर्क लगाते जाना। सेम कंपास को खोले हुए, उसको छोटा बड़ा ना करके बिल्कुल सेम खोलकर आपने एक B1 आर्क लगाई, एक B2, एक B3, एक B4 और एक B5। कुछ इस तरीके से लगाई कि जो B1 है वो किसके इक्वल है? B1 B2 के, और जो B1 B2 है वो B2 B3 के। यानी ये जो आर्क है ना ये इक्वल लेंथ पर लगी हुई है। हमने इसको इतने रेशो में बांट लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे ट्राइंगल है, सबसे पहले इस B4 पर हम इस B3 से B4 पर ऐसे इसके इक्वल रख के कंपास को खोलेंगे, प्रकार को खोलेंगे, और यहां रख के ऐसे एक आर्क लगाएंगे, और फिर उस आर्क से क्या करेंगे बच्चों? B4 को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमने ये काम किया। अब वही सेम आर्क जो हमने खोली हुई थी वो B3 B4, उसी से यहाँ पे रख के B3 वाले पॉइंट पे हम फिर से एक आर्क बनाएंगे, और अब हम किसी पॉइंट पर बिल्कुल इस B4C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि B3 पर टच करती होगी। इसका नाम हम दे देंगे C'। फिर हम यहाँ ऊपर की तरफ इस AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसे A'। तो जब आप ऐसा कर दोगे, जब आप अपनी ये कंस्ट्रक्शन कर दोगे, तो आपके पास ये जो A', B और C' ट्राइंगल बनकर आई है, ये ऊपर वाली, ये वो ट्राइंगल है जो आपको फॉर्म करनी थी, जो इस पूरी ट्राइंगल को, ये जो ABC ट्राइंगल है, इसको 3:4 में बांट रही है। देखो बच्चों, ये वाला पार्ट 3 है
और ये वाला पार्ट 4 है। आपको ये निकालना था कि एक ट्राइंगल एबीसी है, आपको एक ऐसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी जो इस पूरी ट्राइंगल को ना 3:4 के पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब हमने जो भी किया हम उसको लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहला हमने क्या किया, ड्रा ए ट्राइंगल ABC। हमने सबसे पहले एक एबीसी ट्राइंगल बनाया क्योंकि हमें ये नहीं गिवन था कि एबीसी में साइड्स क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो हमने अपनी तरफ से बना ली। कुछ भी आप अपनी स्केल रखना, जितना मर्जी बड़ी ट्राइंगल का मन करे उतना बड़ी बना देना क्योंकि उसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दी है। फिर आपने जो सेकेंड स्टेप किया उसको देखिए, आप कहोगे कि ड्रा अ रे BX। हमने क्या किया, एक रे BX ड्रा की, विच मेक्स, जो कि क्या बनाती है बच्चों, विच मेक्स एन एक्यूट एंगल विद BC। BC के साथ क्या बना रही है, एक्यूट एंगल। हमने यही लेट करके एक रे खींची थी। उसके बाद आप क्या कहोगे, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था बच्चों कि ड्रा आर्क्स B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4। ये सारी हमने आर्क बनाई कुछ इस तरीके से, सच दैट आप यहाँ लिख सकते हो कि ड्रा आर्क्स सच दैट B1 किसके इक्वल है, B1 B2 के, B1 B2 किसके इक्वल है, B2 B3 के। ठीक है, हमने नेक्स्ट स्टेप ये किया। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया बच्चों किसको, B4C को, B4 से जो C पॉइंट उस ट्राइंगल का था उसको ज्वाइन किया, ज्वाइन B4C। उसके बाद आपने क्या किया, एंड ड्रा अ पैरेलल लाइन B3 to B3C dash, a parallel line B3C dash to B4C। कि ये जो B4C है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी आपने B3C डैश। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ड्रा अ पैरेलल लाइन A डैश C डैश। पैरेलल लाइन A डैश C डैश किसके पैरेलल है बच्चों, टू AC। AC के पैरेलल हमने एक A डैश C डैश लाइन ड्रॉ की। उसके बाद आप क्या दोगे, हैंस वी गेट A डैश B C डैश। ये A डैश B C डैश जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल A डैश B C डैश रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल चाहिए थी कि 3:4 में डिवाइड कर दे। आप भी ध्यान से देख पा रहे होंगे, 1 2 3 थर्ड पार्ट्स तो यहाँ तक है, फोर्थ ये रहा। तो इस ट्राइंगल ने इस पूरी ट्राइंगल को 3:4 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या किया, एक बार फिर से बता देती हूँ। उसमें एबीसी ट्राइंगल की कोई मेजरमेंट नहीं दी थी, तो हमने क्या किया बच्चों, रफली अपनी तरफ से एक ट्राइंगल एबीसी मानी। उसके बाद हमने अपनी तरफ से एक रे बनाई BX, उस पर आर्क लगाई इक्वल लेंथ्स की। फिर उन आर्क में जो B4 यानी 4, क्योंकि 3:4 में बांटना है ना हमने, तो जो फोर्थ आर्क थी उसको उस ट्राइंगल के लास्ट पॉइंट C पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने इस BC के पैरेलल बिल्कुल इस B3 से C डैश पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमने इस C डैश पॉइंट पर AC के पैरेलल एक A डैश C डैश लाइन ड्रॉ की, और जो फाइनली हमारे पास ट्राइंगल A डैश B C डैश बनकर आई वो वही ट्राइंगल थी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, और जो आपने किया बस उसको अपनी ही लैंग्वेज में लिख देना है। उसके बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है बच्चों कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। एक ऐसी लाइन सेगमेंट के जो ट्राइसेक्शन, जिस पर कोई पॉइंट क्या कर रहा है, उस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा हो। क्या कर रहे हो, ट्राइसेक्ट। और आपको ए बी जो लाइन दी है पहले उसको बना लेते हैं। देखिए, कहता है आपको ये एक लाइन सेगमेंट दिया है ए, और ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं बच्चों, 2 और -2, और आपको एक पॉइंट दिया है बी, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, -7 और 4। कहता है कि इस लाइन के ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालो। कैसे कोऑर्डिनेट, ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट, यानी कि कोई ऐसे पॉइंट जो इनको 3 भागों में बांटे और इक्वल भागों में। तो मैंने मान लिया कोई एक पॉइंट P यहाँ है
और कोई एक पॉइंट बच्चों मान लिया क्यू, क्या मान लिया, एक पी मान लिया और एक क्यू। देखो अब ये 3 पार्ट में हो गई, एपी हो गया, पी क्यू हो गया और क्यू बी हो गया, हो गए 3 पार्ट, ट्राइसेक्ट हो गई और इक्वल है ये पार्ट्स। एपी बराबर है पी क्यू की और पी क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो पी पॉइंट है ना, पहले सिर्फ पी पॉइंट की बात करती हूँ, इस पी पॉइंट ने इस पूरे ए बी को कितने रेशो में बांटा है। आप कहोगे मैम ये एक तो यहाँ आगे वाला हो गया और ये 2 पीछे वाले हो गए, तो P ने इस पूरी लाइन को कितने रेशो में बांटा, 1:2 में बांटा। भाई एक पार्ट आगे की तरफ और 2 पार्ट पीछे की तरफ। अब अगर Q के रिस्पेक्ट में देखें कि Q ने इस लाइन को इंटरनली कितने रेशो में बांटा, तो आप कहोगे मैम 2 पार्ट आगे की तरफ और ये 1 पार्ट पीछे की तरफ। यानी P पॉइंट तो इस एक लाइन को 1:2 में बांट रहा है और Q पॉइंट इस पूरी लाइन को 2:1 में बांट रहा है इंटरनली। ठीक है, तो हम जो हमारे रेशियो होते हैं वो एक बार लेके चलेंगे 1:2 और एक बार लेके चलेंगे 2:1। अभी इस बात को अगर आप समझ चुके हो, क्लियर हो चुकी हो, तो हम मान लेते हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट है वो ए बी है और Q के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो सी डी। हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूं कि पॉइंट P इंटरसेक्ट लाइन ए बी, या सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, डिवाइडेड, पॉइंट P डिवाइडेड line AB in the ratio of 1:2 internally। ये इंटरनली इसको कितने रेशो में बांट रहा है बच्चों, 1:2। मैंने बताया भी एक वाला पार्ट आगे का ले लो और 2 पीछे के, तो कितने रेशो में बांट दिया, 1:2 में। इसका मतलब अगर ये P इसको 1:2 में बांट रहा है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने के फॉर्मूला याद होगा। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपने 7th चैप्टर में किए होंगे। तो चलिए आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। आप लिखोगे कि जो P के पॉइंट ए बी है ना, वो हमारे क्या आएंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज m1 एंड m2 हियर एंड व्हाट इज x1 एंड x2 एंड y1 एंड y2 हियर। तो मैं कहूंगी बच्चों ये जो रेशियो है ना जिसको इंटरनली बांट रहा है, ये तो होते हैं आपके m1 और m2, और ये जो A के कोऑर्डिनेट्स है ये है बच्चों x1 y1 और जो B के कोऑर्डिनेट्स है ये है आपके x2 y2। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज इसमें रख दो। m1 की जगह आप रखोगे 1 और x2 की जगह आप रखोगे बच्चों -7 प्लस m2 की जगह आप रखोगे 2 और x1 की जगह आप रखोगे 2 अपॉन में बचा 1 प्लस 2 क्योंकि m1 और m2 यही है। फिर यहाँ आ जाओ m1 की जगह 1 और y2 की जगह 4 क्योंकि y2 ये वाला कोऑर्डिनेट है, प्लस m2 की जगह 2 रखोगे और y1 की वैल्यू क्या है बच्चों -2 है और अपॉन में यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। अब यही सॉल्व करते हैं। यहाँ जब आप -7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आएगा और प्लस में 2 की 2 से करोगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 4 की 1 से करोगे तो 4 आएगा और -2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो -4 आएगा। आगे देखिएगा ये -7 और +4 कितना हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगी और साथ में से आप 4 घटाओगे तो 3 बचेगा और माइनस वाला बड़ा है तो ये क्या बचेगा -3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 और 1 3 हो गया। यहाँ देखिए 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 - 4 क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा और नीचे 3 और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। यहाँ तो आ गया आपका 0। यहाँ देखो 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। क्या आएगा -1। आपके ये दो कोऑर्डिनेट आए हैं -1 और 0, यानी कि आपके जो P और AB यानी AB की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई -1 एंड 0, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या आ गए
-1 एंड 0। तो आपका पहला काम तो हो गया। अब हम सेकंड पे चलते हैं जहां हमें क्यू निकालना है। अब आप कहोगे जो पॉइंट क्यू है ना, पॉइंट क्यू वो क्या कर रहा है बच्चों, वो डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को इन द रेशो। किस रेशो में बच्चों, मैंने बताया था 2 पार्ट्स आगे और 1 पार्ट पीछे इंटरनली ये इसको 2:1 में डिवाइड करो। अब आप कहोगे क्या फर्क आया बच्चा, M1 और M2 की वैल्यू चेंज हो गई। वहां M1 1 था, M2 2 था, यहाँ M1 2 है और M2 1 है। तो चलिए अब आप, और X1 Y1 आपके बिल्कुल वही है। तो आप कहोगे Q पॉइंट CD आपका क्या होगा, दोबारा यही फॉर्मूला लगाओगे, मैं दोबारा नहीं लिख रही। चलिए देखिए, अब M1 की जगह क्या रख दोगे 2 और X2 कितना होगा बच्चों -7 अपॉन सॉरी प्लस M2 कितना है आपका 1 है और आपका X1 क्या होगा 2 होगा अपॉन में वही 1 + 2 कोमा। अब आप कहोगे फिर से हमारा M1 2 है और Y2 4 है बच्चों और M2 आपका 1 है और Y1 आपका -2 है अपॉन में क्या हो गया 1 + 2। यानी आपकी X1 Y1 और X2 Y2 की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, बट जो आपका M1 M2 है ना वो 2:1 होते ही चेंज हो गया। जो M2 था वो M1 हो गया, जो M1 था वो M2 हो गया। चलिए देखते हैं वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। ये हो गया आपका -14, ये हो गया +2 और अपॉन में 3, इधर हो गया +4 2 8 हो गया बच्चों और -2 की 1 से करोगे -2 और अपॉन में 3। अब आप कहोगे -14 में से -2 जाएगा, सॉरी +2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर -12। 3 4 जो 12 होता है। यहाँ देखो बच्चों 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बचेगा और 3 2 कितना होता है 6। तो आपके पास क्या आए -4 और 2 इसके कोऑर्डिनेट आए, यानी सी और डी की वैल्यू क्या आई है -4 और 2। बस आपको इतना ही काम करना था, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे जो इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ जो बात सीखने की थी ना बच्चों, ट्राई सेक्शन पॉइंट जहां आता है वहां आपको 2 पॉइंट बनाकर, ये कह सकता था ट्राई की बजाय कि वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करते एक और पॉइंट को यार मान लेते। अब आपको नजर आता है 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट मानते हैं हम इनको। फिर P इसको 1:3 में बांट रहा है, Q इसको 2:2 में बांट रहा है, R इसको 3:1 में बांट रहा है। फिर आप ऐसे निकाल लेते हैं। यानी यहाँ जो मेन पॉइंट है ये रेशो कैसे देखे जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने रेशो कैसे देखा, चाहे वो 5 पॉइंट दे दे चाहे वो 6 पॉइंट दे दे, इक्वली पार्ट में बांट रहे होंगे, ठीक है। और वरना अगर क्वेश्चन में सीधा रेशोज की वैल्यू दी होती है, X1 Y1 की दी होती तो फॉर्मूला लगा के बस अपना काम करना होता है, ठीक है। 7 चैप्टर आप सबने अच्छे से किया होगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का। कहता है कि 1 कार्ड, एक कार्ड है, एक कार्ड डेक है, यानी कि पत्तों का एक जो ताश के पत्ते होते हैं उनका आपके पास एक कार्ड का डेक है और कहता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं बच्चों, सबसे पहले यही लिख लेते हैं, टोटल कार्ड्स है आपके 52। आगे उसकी बात सुनते हैं और कहते सोच देखते हैं क्या कहता है। कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड विल बी एन एस। सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए एक कार्ड के जो पत्ते होते हैं, पत्तों में एस कितने होते हैं। फेस कार्ड आपने सुना होगा, एस क्वीन जो होती हैं और आपके जोकर जो होते हैं और क्या होता है किंग होते हैं, ये सभी फेस कार्ड होते हैं एक तरीके के। और ये सारे कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। पता होगा आपको कि अगर एक 52 पत्तों की गड्डी में अगर 4 एस हैं तो ये बताना है प्रोबेबिलिटी की उसमें से कोई एक एस निकले। तो आप कहोगे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, क्या गेटिंग एन एस इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो यहाँ लिख लो कि एस कितने हैं, नंबर ऑफ एस कितने कार्ड होते हैं बच्चों, एस के 4 होते हैं। तो आप कहोगे कि इन 4 में से कोई एक एस निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 में से कोई ना कोई तो होगा। तो हम कहेंगे 4/52। कैसे कहा कि हम कैसे निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। यही फॉर्मूला लगाते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इन 4 में से ही कोई एक होगा और टोटल आउटकम कितने हैं 52 है, इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा आपका 1/30, ठीक है।
आगे देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है सेकेंड पार्ट में, नॉट बी एन एस। क्या बच्चा, नॉट बी एन एस। अब ध्यान से सुनना, आपके 52 पत्तों में से 4 पत्ते एस के हैं, तो कितने पत्ते ऐसे हैं जो एस के नहीं हैं? तो आप कहोगे नंबर ऑफ कार्ड्स नॉट बी एन एस। कैसे निकालोगे? 52 में से आप इन 4 कार्ड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितने आएंगे आपके? 48। यानी 48 कार्ड ऐसे बचेंगे जिनमें कोई भी एस ना हो, उनको निकाल के ही बाहर रख दो। तो आपके पास क्या आई प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ कार्ड्स नॉट एन एस अपॉन टोटल आउटकम, यानी टोटल कार्ड्स। आपके पास कितना आ गया बच्चों? 48 अपॉन 52। अगर ये कैंसिल हो रहा है कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो कितना है आपका? 12 अपॉन 13। और ऐसे भी छोड़ सकते थे 48 अपॉन 52। तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ये देखने की कि एस है या एस नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कार्ड वो होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कह देता हो कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो कार्ड आपने निकाला ना वो एक क्वीन हो, या वो एक किंग हो, या वो एक जोकर हो। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी फेस कार्ड होते हैं वो 4 4 होते हैं, ठीक है। तो अगर वो क्वीन कह देता तो क्वीन हो कितनी सकती है? 4। तो 4 में से ही कोई एक आ सकती है। तो आप क्या कहोगे? पॉसिबल आउटकम ये है, टोटल आउटकम ये है। प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें आपने सेक्शन सी देखा कि सेक्शन सी में कितने 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए थे। टोटली 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आए थे। किस किस चैप्टर से आए थे, किस तरीके से वो क्वेश्चन हुए। आई होप आपको ये देखकर ये पता लग जाता होगा कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन आता था, कौन सा नहीं आता था, और जो नहीं आता था उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अभी आपके लिए 5 मार्क्स का सेक्शन डी इसी पेपर का बचा हुआ है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय बाय, सी यू टुमारो।